हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो है हमारा वो सेगमेंट जहां हम फिल्मों पे करते हैं रिव्यू। और आज जिस फिल्म का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एक अदद पाकिस्तानी फिल्म जिसका नाम है टकसाली गेट। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अबू अलीहा और इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं आयशा उमर, मेहर बानो, यासिर हुसैन, नैयर इजाज, बाबर अली, उमर आलम, इफ़त उमर, खालिद अनम, अली खान। इस फिल्म की कहानी लाहौर के एरिया टकसाली गेट से रिलेटेड है, जिसको आम लैंग्वेज में हीरा मंडी भी कहते हैं और इसको रेड लाइट एरिया ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। इस फिल्म की कहानी जिस किरदार के अगेंस्ट घूमती है उस किरदार का नाम है ज़ैनब, जो प्ले कर रही है मेहर बानो। ज़ैनब अपने हक के लिए अपने साथ हुई गई ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ अपने हक की आवाज़ उठाती है। ज़ैनब के वालिद जो कि एक अदद मिरासी हैं, जो कि प्ले कर रहे हैं नैयर इजाज़। ज़ैनब के चचा हैं यासिर हुसैन, जो कि एक अदद पिम्प हैं। और यासिर हुसैन का जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया है वो है मुस्कान, जो कि प्ले कर रही हैं आयशा उमर। इन चारों का ताल्लुक़ जो है टकसाली गेट से है और जिस तरह स्टीरियोटाइप किया जाता है टकसाली गेट से रिलेटेड लोगों को और जिस तरह उनकी हक की आवाज़ को दबाया जाता है, ये कहानी या ये फ़िल्म इस सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करती है। अगर इस फिल्म से रिलेटेड या इस फिल्म की कहानी से रिलेटेड मज़ीद डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी डिटेल रिव्यू की वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मैंने अपने दोस्त एहतशाम रमज़ान और मोहम्मद अहमद के साथ बनाई है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ अच्छा भला कमाती है जो सारी ज़िंदगी मुफ्त में मेरे नीचे लेटना है। अब हम बात करते हैं फिल्म की रिव्यू के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि हम एक एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो राइटिंग से रिलेटेड है, जिसमें शामिल है स्क्रीन प्ले, करैक्टर्स, आपकी फ़िल्म की कहानी और फिल्म के डायलॉग्स। जब हम कहानी की बात करते हैं तो ये फ़िल्म की कहानी ऐसी है जो कि बहुत कम, क्या पहली दफ़ा ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग टकसाली गेट है या जो करंट टकसाली गेट की कहानी है वो बताई गई है। ऐसी कहानियाँ आज से पहले नहीं बताई गई सिनेमा स्क्रीन के ऊपर, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये कि इससे पहले जब भी हम टकसाली गेट या हीरा मंडी की कोई कहानी देखते हैं तो वो कोई पीरियड स्टोरी होती है जिसमें आपको पुराना कल्चर दिखाया जाता है, जिसमें मुजरा होता है। सो जो अब करंट एग्जिस्टिंग हीरा मंडी के क्या सिचुएशन है उस ये कहानी जो है बड़ी खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखाती है। स्क्रीन प्ले की जहाँ हम बात करते हैं तो फिल्म का स्क्रीन प्ले ही इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है, या फिल्म का कह लीजिए कि फिल्म का दौरानिया जिस तरह से डिसाइड किया गया है स्क्रीन प्ले के थ्रू, वो ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। आप बोर नहीं होते थ्रू आउट द मूवी और स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा फ्लो में जाता है। थोड़ी थोड़ी उसमें टेक्निकलिटी के इश्यूज़ हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्क्रीन प्ले के हवाले से और स्टोरी के हवाले से बड़ी अप्रोप्रिएटली ये फिल्म बनाई गई है। जहाँ हम बात करते हैं करैक्टर्स की, चूँकि ये एक ऐसे एरिया की एक ऐसे एरिया की कहानी है जहाँ पे करैक्टर्स जहाँ के करैक्टर्स ही उसकी कह लें कि हाईलाइट होते हैं और ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि हम नॉर्मल ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा नहीं देखते। सो उन ऐसे करैक्टर ही लिखना इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि बड़े इजीली इस फिल्म ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको बड़े अच्छे से अंजाम भी दिया। और चौथी जो चीज़ थी वो थी इस फिल्म के डायलॉग्स, जहां हम कहानी देख रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया की है, जहां हम करैक्टर्स उसी एरिया के स्पेसिफिकली देख रहे हैं, तो डायलॉग बहुत मेजर रोल प्ले करता है ऐसी फिल्मों में जहां पे करैक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं। सो डायलॉग्स को भी करैक्टर्स के हिसाब से ही लिखा गया है। दे वर नॉट वेरी फिल्मी, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उनमें एक आर्टिफिशलनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक थे। थोड़ा सा इशू डायलॉग से रिलेटेड ये ज़रूर रहा कि सेंसर ने उसे बहुत ज़्यादा सेंसर कट लगा के डायलॉग के इम्पैक्ट को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम डायलॉग्स देखें तो करैक्टर के हिसाब से बड़े अच्छे लिखे गए थे। तो राइटिंग के हवाले से अगर हम इस फिल्म की बात करें तो अब्बू अलिया ने राइटिंग बड़ी अच्छी निभाई और बड़े अच्छे से स्क्रीन पे प्रेजेंट भी किया गया। सो राइटिंग में ये फिल्म 10 आउट ऑफ 10 है। बकवास ना कर। ठीक है जनाब, मैं बकवास बंद कर देता हूँ, आप जाइए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हम बात करने वाले हैं वो है इस की एक्टिंग। चूँकि ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल मूवी नहीं है या बहुत ज़्यादा पैरेलल सिनेमा की फिल्म नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। लेकिन ज़्यादा अगर मैंने देखने के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसका जो एक टेम्पलेट लगा वो बहुत ज़्यादा पैरेलल सिनेमा वाला लगा, क्योंकि पैरेलल सिनेमा में हम बहुत ज़्यादा रियलिज़म देखते हैं
और एक्टिंग का भी जो हम ग्राफ देखते हैं या एक्टिंग की भी जो हम क्वालिटी ऐसे फिल्मों में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिटी के करीब होती है या बहुत ज़्यादा उसमें नुआंस्ड अप्रोच की जाती है एक्टिंग को लेकर। सो हर एक किरदार ने अपने जो करैक्टर है उसको बड़े बखूबी निभाया है, ख्वाह वो यासिर हुसैन हो। यासिर हुसैन की अगर मैं बात करूं तो किसी एक बंदे ने जिसने अपने करैक्टर को फ्रॉम सीन 1 टिल लास्ट सीन कंसिस्टेंट एक्टिंग की है तो वो है यासिर हुसैन। दूसरे नंबर पे मैं इधर नाम लूँगा नैयर इजाज़ का, जो कि वो एक वेटरन है। ऐसे करैक्टर वो हमेशा ही अपने जो अपनी एक्टिंग जो उनकी रही है वही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिंग को फिल्मों में नहीं दिखाया जाता जितना उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये ऐसी फिल्म है जिसमें उनके पोटेंशियल को बखूबी यूज़ किया गया है। तीसरी मैं बात करना चाहूँगा आयशा उमर की। आयशा उमर को मोस्टली आजकल हम बुलबुले की एक उनके ऊपर छाप बनी हुई है। बड़े मुश्किल से उन्होंने अपना वो बबल ब्रेक किया है बुलबुले वाला। सो वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं अपने करैक्टर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है, और बड़े ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और वो बड़ा अच्छा सर अंजाम भी दे रही हैं। सो आयशा उमर ने भी अपना काम बहुत अच्छा निभाया है। इसके अलावा जो और इस फिल्म में एक्टिंग के हवाले से हाईलाइट रहे वो थे जी बाबर अली कह लें, उमर आलम कह लें, और ज़ैनब का करैक्टर जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मेहरबानों कर रही हैं। इन सब ने अपनी अपनी एक्टिंग को बखूबी निभाया है। थोड़ा सा हमें मेहरबानों की एक्टिंग में कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है। उसमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनके सीन्स में हमें ये इशू आया। अदरवाइज़ एक्टिंग की जहाँ बात करते हैं तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर किसी की टोई में तेज तरह कीड़ा हो ना तो मैं भी वही करती हूँ जो यहाँ पे बैठा हर वकील का। अगर कास्टिंग की भी ओवरऑल यहाँ पे बात की जाए तो कास्टिंग भी बड़ी अच्छी इस फिल्म की गई है। हर एक को अगर हम कास्टिंग की भी बात करें तो सपोर्टिंग एक्टर्स हों क्या वो छोटे छोटे कैमियोज़ हों, सभी ने अपने अपने किरदार को बड़ा अच्छा निभाया है। चूँकि नाम ही बड़े बड़े हैं इस फिल्म में ऑलरेडी, तो सबसे एक्सपेक्टेशन लेवल हाई ही है। जैसे इफ़त उमर की बात कर लें या आयशा उमर की बात कर लें, यासिर हुसैन की बात कर लें, जो एक्सपेक्टेशन का हमारा जो एक लेवल होता है वो फिल्म देखने से पहले ही हाई होता है। तो जब हम फिल्म देखने बैठे तो ऑलरेडी हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमें अच्छी एक्टिंग मिलेगी। सो नो डाउट हमें अच्छी एक्टिंग मिली हर एक एक्टर से। बस एक छोटा सा गिला एक्टिंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब आप थोड़े जूनियर आर्टिस्ट लेते हैं या कुछ ऐसे किरदार लेते हैं जिनके सीन्स ऐसे पावरफुल एक्टर्स के साथ हों, तो उनसे भी एक ऐसी एक्टिंग एक्सपेक्टेड होती है जो सीन को बिठा ना दें। सो अगर ऐसे किरदारों को भी जो कि थे तो गैर सानवी से या बहुत ही सेकेंडरी से किरदार थे, अगर उनको भी प्रॉपर उनकी कास्टिंग की जाती तो फिल्म की एक्टिंग को 4 चांद लग सकते थे। और आप ढोलकी बजाते और हम बजवाते हैं, बस इतना ही फर्क है। अब हम बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन के हवाले से। कुछ टेक्निकल इश्यूज जो मैंने आपको अपने शुरू वाले पॉइंट्स में बताए, इधर हम उनकी खुल के बात करेंगे। एक एक डिपार्टमेंट करते हैं प्रोडक्शन का। सबसे पहले हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की। अबू अलिया की फ़िल्मों की हम जब भी बात करते हैं तो एक जो चीज़ जो उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है डिपार्टमेंट है वो है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। बहुत कम अबू अलिया की फ़िल्मों में हमें सिनेमेटोग्राफी में इश्यूज़ नज़र आते हैं। उनका कैमरा वर्क हमेशा ऐसे एरियाज़ में होता है जो बड़े कंजस्टेड होते हैं, ख्वाह वो कराची की कहानी सुना रहे हों या वो लाहौर की कहानी सुना रहे हों, वो यूजुअली अंदरून इलाकों की कहानी सुनाते हैं। लेकिन बड़े टेक्निकली हमेशा सिनेमेटोग्राफी में उनके फॉल्ट्स बहुत कम होते हैं। बहुत चैलेंजिंग भी होता है ऐसे एरियाज़ में, ऐसे रियल लोकेशंस में शूट करना, लेकिन हमेशा अबू अलिया की फ़िल्में सिनेमेटोग्राफी में हमेशा आगे ही रहती हैं। सो सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की काफ़ी बेहतर थी। दूसरा जो डिपार्टमेंट है जिसमें हम बात करते हैं वो है इस फिल्म की एडिटिंग। आई थिंक फिल्म की एडिटिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो फिल्म का इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें मिला है ये 10 गुना ज़्यादा हो सकता था अगर इस फिल्म की एडिटिंग को मज़ीद क्रिस्प बनाया जाता। सारे सीन हमारे पास थे, सारे हमारे पास इम्पोर्टेंट सीन्स जो भी इस फिल्म में ऐड किए गए हैं वो सभी के सभी कह लीजिए कि गैर ज़रूरी नहीं थे, ज़रूरी थे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट स्टोरी में बड़ी आगे पीछे करके लगाई गई है, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हम तक पहुंचा जितना और ज़्यादा पहुंच सकता था अगर उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट की जाती। या कुछ ऐसी जगह भी आई जहां पे हमें मास्टर शॉट में कुछ
डायरेक्शन दिखाई जा रही है, लेकिन जब हम उसके क्लोजअप पे जाते हैं तो आपको एक और डायरेक्शन नज़र आती है, तो कॉन्टीन्यूटी के इश्यूज भी आपको इस फिल्म में नज़र आते हैं एडिटिंग में। और इसके अलावा कुछ जगह ऐसी थी, कुछ ऐसे सीन्स थे वो पावरफुल हो सकते थे अगर उन्हें वन शॉट ही लिया जाता, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कट्स ऐड किए गए एडिटिंग में, तो कहीं ना कहीं वो एक वन शॉट का इम्पैक्ट या कहीं ना कहीं वो जो एक सीन का इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉश पॉश एडिटिंग की वजह से कम हो गया। सो एडिटिंग थोड़ा इस फिल्म का कह लीजिए कि अंडरवेलमिंग डिपार्टमेंट था। ज़ैनब कचहरी इसलिए नहीं आई कि कोई मलिक याकूब से चस्के ले लेके सवालात पूछे। अब हम बात करते हैं साउंड के हवाले से। डबिंग के मुझे थोड़े इश्यूज इस फिल्म में नज़र आए। कुछ जगहों पे लगा कि रेयर लोकेशंस पे डब किया गया है, कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा डबिंग कराई गई, कुछ जगहों पे आपको साउंड के लेवल्स कंसिस्टेंट नहीं लगे, कहीं से आवाज़ आपको दबी हुई सुनाई देती है और कहीं आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। ये थोड़ा टेक्निकल इशू हमारे साउंड में था। साउंड डिज़ाइन भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा वीक लगा हमें, चूँकि हम एक गुंजान आबादी वाला इलाका देख रहे हैं टकसाली गेट, तो कहीं ना कहीं हमें एक शोर चाहिए या एक कह लीजिए कि एक मोहल्ले की फ़ील हमें सीन्स में आना बहुत ज़रूरी था। वो जो पीछे का शोर होता है वो हमें नज़र नहीं आया। पीछे का अगर आपने शोर दिखाना या टकसाली गेट दिखाना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम नूरजहां का कोई गाना लगा दें और वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर एक सीन ऐड करना चाहूँगा कि दो कैरेक्टर्स बैठे हैं और वो कोई गपशप कर रहे हैं, तो जब एक बोलता है तो सिर्फ उसी की आवाज़ आती है, दूसरा म्यूट होता है, जब दूसरा बोलता है तो उसकी आवाज़ आती है। तो एक वो एक्सप्रेशन की और एक वो आप हंसने की आवाज़ या वो एक ब्रीदिंग की आवाज़, वो एक साउंड डिज़ाइन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस फिल्म का थोड़ा मार खाता है। स्टाइलिंग की और हम करेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स के बारे में अगर बात करें तो कॉस्ट्यूम्स मुझे इस फिल्म के बड़े अप्रोप्रिएट लगे, बड़े करेक्टर स्पेसिफिक लगे। मुझे स्टाइलिंग में फ़िल्म काफ़ी बेहतर लगी। जिस तरह के किरदार लिखे गए थे उसी तरह की ही स्टाइलिंग हमें इस फिल्म में नज़र आती है। और इसके अलावा जो इस फिल्म की कॉस्ट्यूम्स भी हैं वो भी काफ़ी बेहतर थे। सो ये था हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन से रिलेटेड रिव्यू। वो मुझे बताना चाहता है कि ती मेरी है वेख, एक ते तू कुड़ी है, दूजा तू कंजरा दी कुड़ी है। अब हम बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर के हवाले से। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इस फिल्म में 2 गाने यूज़ किए गए। एक गाने का नाम है मेरा हक इधर है, किधर है मेरा हक किधर है, सो रहा है जहां जाने सब किधर है, जिसको गाया एवा बी ने, और इसकी जो कि एक अदद रैप सॉन्ग है। और दूसरा जो गाना है वो है आखिर जिंद है अपनी, जिसको गाया यशिल शाहिद ने, जो कि एक कवाली बेस्ड सॉन्ग है। आखिर जिंद है अपनी, आखिर जिंद है अपनी। दोनों ही गानों की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी में इनकी जगह बहुत प्यारी थी। ऐसी जगहों पे इन गानों को यूज़ किया गया है जिन्होंने कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया। यूजुअली हमारे यहाँ जो भी फिल्में बन रही हैं सिंस रिवाइवल ऑफ लॉलीवुड सिनेमा या सर्वाइवल ऑफ लॉलीवुड सिनेमा, वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है कि वहाँ पे जब गाना यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो कहानी को आगे नहीं बढ़ाता या कहानी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ये दोनों ही ऐसे गाने हैं जो कि कहानी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मेरा हक इधर है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ज़ैनब अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। सो कहीं ना कहीं स्टोरी और करैक्टर्स से ये गाना लिंक करता है। सो इस पर भी बहुत ज़्यादा दाद बनती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यूजुअली जितने भी हम आजकल ज़माने में आजकल जितनी भी पाकिस्तानी फ़िल्में आ रही हैं उनमें जो भी सिंगर यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही अननोन से होते हैं। लेकिन जब एक बहुत अरसे बाद मैंने कोई फ़िल्म देखी है जिसमें जो सिंगर यूज़ किए गए हैं जिनके नाम हमारे लिए नए नए हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश नेम है और थोड़े डिफरेंट हैं। यूजुअली बड़ी अपेरेंट चॉइसेस होती हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान का गाना हो गया या आतिफ़ का गाना हो गया, लेकिन हमारे यहाँ और भी बहुत सारे इस्टेब्लिश नेम्स हैं, जैसे ये एवा बी हैं या यशिल शाहिद हैं। इनको बहुत कम फिल्मों में यूज़ किया गया है। सो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा दाद बनती है। बैकग्राउंड स्कोर की जहाँ मैं बात करता हूँ तो मुझे वो थोड़ा वीक लगता है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड स्कोर की इंटेंसिटी आपके डायलॉग डबिंग के साथ कभी कभी मिसमैच हो जाती है। कभी बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा है, डबिंग कम है, डबिंग ज़्यादा है, बैकग्राउंड स्कोर कम है। सो वो एक कंसिस्टेंसी हमें नहीं लगी। और बहुत ज़्यादा ऐसी बैकग्राउंड स्कोर ऐसा भी नहीं था कि जो कि कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा हो, या ऐसा भी नहीं था कि जो कि आपको थोड़ा एक चार्ज कर दे। सो बैकग्राउंड स्कोर भी मुझे थोड़ा इस फिल्म का थोड़ा सा वीक लगता है। सो ओवरऑल ये म्यूज़िक का हमारा रिव्यू है। दो कंजर मुझे यहाँ पे साफ दिलाने नहीं लेके आया। अब हम बात करते हैं लास्ट डिपार्टमेंट की, जो है इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करूं तो हमेशा की तरह अबू अलीहा उन नामों में से हैं जो कि
काफ़ी अरसे से फिल्में बना रहे हैं और वो रुक नहीं रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िल्में बनती रहनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी, लेकिन बनती रहनी चाहिए। अबू अलिया वाहिद वो डायरेक्टर हैं जो कि इसी जो है स्लोगन पे चल रहे हैं कि ये कह लीजिए कि इसी ही बात पे चल रहे हैं कि फ़िल्में बनती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, या फिल्मों में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अभी जो इस्टेब्लिश नेम्स हैं वो 2-2, 3-3 साल बाद कोई एक फ़िल्म निकालते हैं, लेकिन इनका एक अच्छी फ्रिक्वेंसी है, ये एक साल में 2 या 3 फिल्में ज़रूर देते हैं। इस बात पे इनको बहुत ज़्यादा दाद बनती है। और दूसरी जो दाद इनको बनती है कि ये इनका नाम उन डायरेक्टर्स में से है जो कि अपनी प्रीवियस मिस्टेक से कुछ सीखते हैं। ना सिर्फ सीखते हैं, इस चीज़ का भी उनको क्रेडिट दिया जाता है कि अपनी गलती को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स अगर उन्हें आइडेंटिफाई की जाएं तो वो उनको एक्सेप्ट करें रादर देन वो बहस करें। अगर आप बहस करेंगे तो वो शॉर्ट कमिंग्स वहीं की वहीं रहेंगे, वो इम्प्रूव नहीं होंगी। सो इस हवाले से अबू अलिया काफ़ी कह लीजिए कि ओपन हार्टेडली अपने सभी क्रिटिसिज्म को लेते हैं और उनको बड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं। और ये फिल्म उनकी इस बात की बहुत बड़ी कह लीजिए कि निशानी है कि उन्होंने अपनी सारी प्रीवियस जो फीडबैक्स हैं, ख्वाह वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव, उन्होंने बाखूबी इस फिल्म में उन पर काम किया है। सो डायरेक्शन की भी अगर हम तारीफ़ करें तो वो वेल डिज़र्व्ड होगी। सो ये है हमारा ओवरऑल डायरेक्शन से रिलेटेड रिव्यू। डिपार्टमेंट्स की हमने ओवरऑल बात कर ली, लेकिन एक छोटी सी बात मैं इधर ऐड करना चाहूँगा। इस फिल्म का जॉनरा बताया जा रहा है डार्क कॉमेडी, लेकिन जब मैं फ़िल्म देखता हूँ तो जो डार्क कॉमेडी की डेफिनेशन है कि किसी टैबू टॉपिक को कॉमिक वे में आप प्रेजेंट करें, लेकिन मुझे इस फिल्म में कहीं कॉमेडी कोई इतनी हाईलाइटिंग नहीं लगी। जो चीज़ें मुझे लगी वो बड़ी रियलिटी बेस्ड लगी, या ऐसे लगी कि जैसे एक हम आम इंसान जब बैठते हैं और जब इस तरह की सिचुएशन हमें आती है, सो ह्यूमर कहीं ना कहीं इंसानों का जो है वो कंसिस्टेंट होता है। सो ह्यूमर आप कभी कभी बड़ी सीरियस सिचुएशन में भी यूज़ कर जाते हैं। सो मुझे वो वाला ह्यूमर लगा, मुझे कोई वो डार्क कॉमेडी वाला इम्पैक्ट इस फिल्म में नज़र नहीं आया। एक ये बात। सेकंड जो एक मैं बात थोड़ी सी एक जो मुझे इस फिल्म की बहुत बड़ी हाईलाइट है वो ज़रूर कहनी है कि जो कैरेक्टर्स भी इस फिल्म में लिखे गए हैं वो बड़े ग्रे लिखे गए हैं। उनमें आपको हर कैरेक्टर में एक डार्कर साइड भी नज़र आती है और एक लाइट साइड भी नज़र आती है। सो इस चीज़ की अभी बहुत जो है क्रेडिट इस फिल्म का बनता ज़रूर है। कंजरा दे घर इन्ना सन्नाटा। सो ये था हमारा टकसाली गेट से रिलेटेड रिव्यू। अगर मैं इस फिल्म को रेट करना चाहूँ तो मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और ज़रूर जाके देखें ये फ़िल्म। ये ऐसी फ़िल्म है जो कि सिनेमा में ही देखेंगे तो मज़ा आएगा, और इसमें वो इंटरटेनमेंट के सारे चीज़ें शामिल हैं कि अगर आप वीकेंड पे कोई फ़िल्म देखना चाहें और अगर आप कोई आउटिंग करना चाहें सिनेमा जाके, तो आप ये फ़िल्म देख के ज़रूर जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी इंटरटेनमेंट मिलेगी। सो ये है ओवरऑल आज का मुंशी जी रिपोर्ट लिख लो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। रपट लिख लो।